हम बात करेंगे हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस के बारे में। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी और एड्रिनल एक्सिस जो रहता है, ये कॉर्टिसोल जो रहता है उसके होमियोस्टैसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और किसी भी लेवल पे अगर कोई भी डिसफंक्शन होगा या कोई प्रॉब्लम होगा या कहीं भी ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो इसकी वजह से एड्रिनो कॉर्टिकल सिंड्रोम हो जाता है, जो इंक्लूड करता है कुशिंग्स सिंड्रोम, एड्रिनल इनसफिशिएंसी या एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। तो हम बात करें नॉर्मल पहले एचपीए एक्सिस के बारे में। तो नॉर्मली जो एचपीए एक्सिस होता है, उसमें हाइपोथैलेमस जो रहता है वो सिक्रेट करता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाकर काम करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी को फिर स्टिमुलेट करता है एसीटीएच रिलीज करने के लिए। जो एसीटीएच होता है उसको बोलते हैं एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। और फिर ये जाके ऐड करता है एड्रिनल ग्लैंड पे, और एड्रिनल ग्लैंड पे बेसिकली ये काम करता है फेसिकुलेटा लेयर पे, क्योंकि जो फेसिकुलेटा लेयर होती है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कॉर्टिसोल के सिक्रीशन के लिए। तो फेसिकुलेटा जो होगी वो कॉर्टिसोल को सिंथेसाइज करेगी। फिर जब ये कॉर्टिसोल बनने लगेगा, तो जब ये कॉर्टिसोल बनेगा तो फिर ये वापस जो जाएगा और फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू प्रोडक्शन को बंद कर देगा। तो ये हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा। तो फिर देख लेते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एसीटीएच रिलीज करता है। एसीटीएच जो रहता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाके काम करता है और स्टिमुलेट करता है ज़ोना फेसिकुलेटा को, और ज़ोना फेसिकुलेटा रिलीज करता है कॉर्टिसोल। अब जो कॉर्टिसोल रहता है वो देता है नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों पे, जिससे कि एसीटीएच और सीआरएच दोनों का प्रोडक्शन कम हो जाए। तो अब बात कर रहे हैं कि जो एक्सिस है उसमें प्रॉब्लम हो कहाँ-कहाँ सकती है। तो इस लेवल पे कहीं भी हम देख सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस कहीं भी प्रॉब्लम हो गई। सपोज़ सबसे पहले हम शुरू करते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में अब कोई ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, तो उससे होगा क्या कि पिट्यूटरी ज़्यादा एसीटीएच बनाएगा। अब ज़्यादा एसीटीएच बनाएगा तो ज़्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा। ज़्यादा कॉर्टिसोल सिक्रीट होगा और इसको क्या बोलते हैं? कुशिंग्स डिज़ीज़, क्योंकि कुशिंग्स ने सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो यही पाथवे डिस्कवर किया था, तो इसको कुशिंग्स डिज़ीज़ बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में सब कुछ आता है, बट कुशिंग डिज़ीज़ की बात करें तो उसमें पिट्यूटरी एडिनोमा वाला जो पोर्शन है जिसमें कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसको कुशिंग्स डिज़ीज़ बोलते हैं। तो होता क्या है, पिट्यूटरी एडिनोमा एसीटीएच ज़्यादा सिक्रीट करेगा और एसीटीएच ज़्यादा सिक्रीट होने से कॉर्टिसोल ज़्यादा बनेगा। अब इस केस में जो रहता है कॉर्टिसोल बनता है और वो सप्रेस करने की कोशिश भी करता है, बट ट्यूमर हो चुका है पिट्यूटरी में तो वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कि वो पूरी तरीके से सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इसमें जो लेवल रहता है टीएच का वो काफ़ी हाई रहता है। फिर हम बात करें एक्टोपिक एसीटीएच सिंड्रोम का, तो जो एक्टोपिक एसीटीएच है उसमें होता क्या है कि कुछ न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो सिंथेसाइज़ करते हैं एसीटीएच को। अब वो एसीटीएच को जब सिंथेसाइज़ करते हैं, एसीटीएच का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो जाके काम करता है एड्रिनल पे, और एड्रिनल पे जब काम करता है, तो एड्रिनल जो है और कॉर्टिसोल बनाता है। चूँकि ये दूसरी जगह से एसीटीएच आ रहा है, तो और एचपीए एक्सिस जो रहता है, वो अलग है, तो इसमें जो रहता है कोई भी फीडबैक नहीं होता है। फीडबैक देयर इज़ नो फीडबैक, तो एसीटीएच लेवल जो रहेगा वो हाई रहेगा। तो अब हम बात करें एड्रिनल। एड्रिनल में या तो एडिनोमा हो सकता है या तो कार्सिनोमा हो सकता है। एडिनोमा या कार्सिनोमा जब होता है तो एड्रिनल ग्लैंड को एसीटीएच की ज़रूरत नहीं होती है और वो जो रहता है इंडिपेंडेंट अपना कॉर्टिसोल बनाता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट। अब ऐसे केस में क्या होता है, जो फीडबैक सिस्टम है, नेगेटिव फीडबैक पाथवे है, वो काम करता है, तो वो एसीटीएच का प्रोडक्शन कम कर देता है। तो ध्यान क्या रखना है, जब भी हम एसीटीएच लेवल कराते हैं, तो उसमें हमें 2 चीज़ें मिल सकती हैं, या तो लो मिलेगा, या तो हाई मिलेगा या नॉर्मल मिलेगा। अगर लो मिल रहा है, तो ये मान के चलिए कि ये 100% एड्रिनल में पैथोलॉजी है। बट अगर हाई या नॉर्मल मिलेगा, तो ये आइदर पिट्यूटरी एडिनोमा हो सकता है या एक्टोपिक होता है। तो इसको डिफरेंशिएट के लिए और भी टेस्ट होते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा हो सकता है, ये तो हो गया ओवर प्रोडक्शन, दूसरा हो सकता है एड्रिनल में इनसफिशिएंसी। तो प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी जो रहता है, उसमें बेसिकली होता क्या है कि एसीटीएच का लेवल बढ़ रहा है, बट कोई भी कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। इसको बोलते हैं एडिशंस डिजीज। इसमें
अब एसीटीएच को ये लगेगा कि कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं है, तो उसको लगेगा कि कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो और ज़्यादा सीक्रेट होता जाएगा। तो ऐसे केसेस में एसीटीएच का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, बट कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये होगा प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अब बात करें सेकेंडरी, तो सेकेंडरी जब वर्ड यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड में, जबकि प्राइमरी यूज़ करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ होता है? एड्रिनल में। तो सेकेंडरी में क्या होगा? अगर सेकेंडरी फेलियर होगा, पिट्यूटरी में अगर कोई प्रॉब्लम होगा, तो पिट्यूटरी क्या बनाता है? एसीटीएच। तो पिट्यूटरी जो है एसीटीएच नहीं बना पाएगा, और ऐसे केसेस में जब एसीटीएच नहीं होगा तो कॉर्टिसोल भी नहीं बनेगा। फिर तीसरा होता है कि एसीटीएच तो है, एसीटीएच है, और बट प्रॉब्लम क्या है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पास एंजाइम जो कि रिक्वायर्ड होता है कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन का, वो नहीं है। इसको बोलते हैं एंजाइम डिफेक्ट, और एंजाइम जो डेफिशिएंट होता है वो होता है 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। अब जब 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम का जो डेफिशिएंसी होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? ये दोनों एड्रिनल ग्लैंड में नहीं होगा। तो जब एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ेगा, पिट्यूटरी को लगेगा कि अभी कॉर्टिसोल नहीं है, तो उसकी वजह से जो एड्रिनल ग्लैंड होगा उसमें सेल्स का नंबर बढ़ेगा, और इसको बोलते हैं कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में क्या होगा? एंजाइम डेफिशिएंसी होगी, और इसमें कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। बट क्योंकि जो एंजाइम डेफिशिएंट है वो कॉर्टिसोल प्रोडक्शन के लिए ही नहीं है, तो बाकी और जो प्रिकर्सर होंगे उनका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो ये रहता है कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेसिया, और इस केस में भी फीडबैक नहीं होता है क्योंकि कॉर्टिसोल नहीं है, तो देयर विल बी नो फीडबैक। तो हमने देखा एक्टोपिक एसीटीएच और कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इस केस में फीडबैक नहीं है। फिर अब बात करें रोल क्या होता है, सबसे पहले हम कुशिंग सिंड्रोम के बारे में बात करें। तो जो कुशिंग सिंड्रोम होता है, इसको हम अक्सर कंफ्यूज करते हैं कुशिंग्स डिजीज से। तो कुशिंग्स डिजीज की जब भी हम बात करेंगे, तो इसमें क्या होता है? प्राइमरी पैथोलॉजी पिट्यूटरी में होती है। पिट्यूटरी में एडिनोमा जब बनता है, तो एडिनोमा बनेगा तो ओवर प्रोडक्शन होगा कॉर्टिसोल का वाया एसीटीएच। तो ये होता है कुशिंग्स डिजीज। तो मतलब फाइनल जो आउटकम है उसमें कॉर्टिसोल ज्यादा है। अगर कोई और कंडीशन की वजह से कॉर्टिसोल ज्यादा हो रहा है रेदर देन पिट्यूटरी, तो उसको बोलते हैं कुशिंग्स सिंड्रोम। तो हम कह सकते हैं जो कुशिंग्स डिजीज है वो कुशिंग्स सिंड्रोम का पार्ट होता है। अब कॉर्टिसोल स्टेरॉइड जो है बॉडी में कैसे ज़्यादा हो सकती है? तो ये हो सकता है आइदर एसीटीएच का प्रोडक्शन बढ़ जाए, तो एसीटीएच उसको बोलते हैं एसीटीएच डिपेंडेंट, या दूसरा रहे एड्रिनल में ही ट्यूमर हो जाए, उसको बोलते हैं एसीटीएच इंडिपेंडेंट। ऐसे केसेस में एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड में एडिनोमा या कार्सिनोमा हो जाता है, और ग्लैंड को एसीटीएच की जरूरत नहीं होती। जबकि एसीटीएच डिपेंडेंट में क्या होता है? पिट्यूटरी जो एक्टोपिक सोर्स है वो एसीटीएच बनाने लगता है, जिसकी वजह से एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओवर स्टिमुलेशन होता है। अब जब एड्रिनल जो है, एड्रिनल में एडिनोमा होता है, जो एसीटीएच इंडिपेंडेंट की बात करें, तो जब कॉर्टिसोल का ओवर प्रोडक्शन होता है तो एसीटीएच को वो सप्रेस कर देता है। तो इसकी वजह से होता क्या है, जब हम कुशिंग्स सिंड्रोम की बात करें तो उसमें जो सर्केडियन रिदम होता है वो लॉस्ट हो जाता है कॉर्टिसोल का। यूजुअली रात को कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, बट इस केस में क्या होगा? रात को भी बढ़ा रहेगा। ये इसका फीचर होता है। अब बात करें एड्रिनल इंसिडेंटलोमा। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर से बड़े हैं और किसी और कॉज़ की वजह से हमने एब्डोमेन का इमेजिंग कराया और वो डिटेक्ट होते हैं, तो उनको एड्रिनल इंसिडेंटलोमा बोलते हैं। अब होता क्या है कि कुछ-कुछ एड्रिनल इंसिडेंटलोमा में एक कैटेगरी होती है एमएसीएस। एमएसीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है माइल्ड ऑटोनॉमस कॉर्टिसोल सिक्रीशन। इसमें होता क्या है कि थोड़ा-थोड़ा कॉर्टिसोल सिक्रीट होता रहेगा। तो थोड़ा-थोड़ा जब कॉर्टिसोल अपने आप जब सिक्रीट होता है, तो इसमें बेसिकली पूरी तरीके से ट्यूमर की कंडीशन नहीं होती, इसमें पार्शियल सप्रेशन होता है एसीटीएच का। तो जब हम इस पे डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं, तो इस सप्रेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप को जो कुशिंग्स होता है उसको बोलते हैं सब क्लिनिकल कुशिंग्स। तो हम इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो सब क्लिनिकल कुशिंग्स होता है, विद टाइम देयर इज चांसेस कि वो ओवर्ट कुशिंग में प्रोग्रेस कर जाए, इसलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। फिर अब बात करें कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। कंजेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में जो एंजाइम होता है वो होता है 21 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन नहीं हो जाता है, और कॉर्टिसोल का लेवल कम रहता है। कॉर्टिसोल जब रहेगा ही नहीं तो फीडबैक इन्हिबिशन ही नहीं होगा, और फीडबैक इन्हिबिशन नहीं होगा तो जो एसीटीएच का लेवल है वो बढ़ा रहेगा, और जब एसीटीएच बढ़ा रहेगा तो एड्रिनल का हाइपरप्लेजिया होता है। बट क्योंकि सिर्फ 21 हाइड्रोक्सिलेज में डेफिशिएंसी है, बाकी और जो एंजाइम्स है वो काम कर रहे हैं, तो एंड्रोजन्स का ओवर प्रोडक्शन होता है और पेशेंट को सॉल्ट वेस्टिंग होता है।
फिर अगर बात करें एड्रिनल इनसफिशिएंसी की, तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मतलब क्या है कि एड्रिनल में कुछ कमी है और हमें उसमें ऐड करना है। तो इसलिए इसको एडिशंस डिजीज़ भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो काम नहीं करता है। काम नहीं करता है तो कॉर्टिसोल का लेवल जो रहता है बहुत कम रहता है और पिट्यूटरी को लगता है कि उसकी वजह से एड्रिनल काम नहीं कर रहा है, तो वो अपना एसीटीएच का प्रोडक्शन करता रहता है और इसको कोई रोकने वाला नहीं रहता है, तो एसीटीएच काफ़ी हाई रहता है। अब सेकेंडरी अगर एड्रिनल इनसफिशिएंसी की बात करें तो उसमें पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आती है। प्राइमरी वर्ड यूज़ जब होता है तो उसमें एड्रिनल में प्रॉब्लम आती है और सेकेंडरी का मतलब पिट्यूटरी में प्रॉब्लम आती है। तो पिट्यूटरी ही काम नहीं करेगा तो एसीटीएच नहीं बनेगा, एसीटीएच नहीं बनेगा तो कॉर्टिसोल कम होगा। ऐसे केस में पेशेंट के अंदर जो होगा वो एकदम थकावट महसूस होगी उसको हमेशा, बीपी जो बॉडी में हाइपोटेंशन रहेगा, बीपी नहीं मेंटेन कर पाएगा और वेट लॉस होता है। अब डायग्नोसिस कैसे बनाएँगे? तो सबसे पहले हमने डिटेक्ट किया कि सारी प्रॉब्लम जो है एसीटीएच से है, तो सबसे पहले हम एसीटीएच जो है चेक करेंगे। तो एसीटीएच चेक करेंगे तो एसीटीएच चेक करने से क्या पता चलता है कि लो है या नॉर्मल टू हाई है। अगर लो रहता है तो कॉज़ किसमें है? एड्रिनल में। अगर नॉर्मल टू हाई है तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। आइदर पिट्यूटरी होगा या एक्टोपिक होगा। अब पिट्यूटरी और एक्टोपिक को डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं? पिट्यूटरी और एक्टोपिक को अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, तो फिर और भी टेस्ट होते हैं, वो हम अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि एचपी एक्सिस में रोल क्या होता है, तो सबसे पहले हम एसीटीएच करते हैं। एसीटीएच क्या बताता है कि एसीटीएच डिपेंडेंट है या एसीटीएच इंडिपेंडेंट है। अब कोई पर्सन है वो कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ लेके आ रहा है, तो हम लोग उसमें 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करेंगे। 1 मिलीग्राम डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट के बाद अगर कॉर्टिसोल बढ़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको कुशिंग्स डिज़ीज़ है या कुशिंग सिंड्रोम है। अब फिर तीसरा होता है सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट। तो सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट क्या होता है? इसमें हम लोग एसीटीएच के रिज़र्व को एक्सेस करते हैं। एसीटीएच का रिज़र्व कैसे एक्सेस करते हैं इसमें? जो सीआरएच होता है, वो हमने पढ़ा था अभी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को जो है सीआरएच मतलब हो गया कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, उसका इंजेक्शन लगाएँगे। उसका जब इंजेक्शन लगाएँगे तो अगर पिट्यूटरी जो होगा उसमें रिज़र्व होगा, तो उसमें जो होगा एक्ज़ैजरेटेड रिस्पॉन्स होगा और पिट्यूटरी में अगर रिज़र्व नहीं होगा तो रिस्पॉन्स जो रहेगा, बढ़ा हुआ नहीं रहेगा। तो इसका सीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट कब करते हैं? बेसिकली हम करते हैं पिट्यूटरी वर्सेस एक्टोपिक। जब इसमें एसीटीएच में हम सीआरएच स्टिमुलेशन करेंगे, तो होगा क्या, जब सीआरएच का इंजेक्शन लगाएँगे, तो सीआरएच जो है अब पिट्यूटरी पे जाके काम करेगा, तो पिट्यूटरी पे जब काम करेगा, तो और एसीटीएच प्रोड्यूस होगा और एसीटीएच प्रोड्यूस होगा, तो और कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। तो ये जो बढ़ा हुआ रिस्पॉन्स है, अगर सीआरएच के बाद अगर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जो ओरिजिन है वो पिट्यूटरी में है। अगर सीआरएच लगाने के बाद अगर रिस्पॉन्स नॉर्मल रह रहा है, तो इसका मतलब जो ओरिजिन है वो एक्टोपिक है। तो पिट्यूटरी वर्सेस एक्टोपिक हम लोग एक ये तरीका होता है जिस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर अगला टेस्ट होता है इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट। इंसुलिन टॉलरेंस टेस्ट क्या होता है? ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। इसको गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। इसमें हम करते क्या है कि पूरी जो एचपी एक्सिस है उसकी इंटीग्रिटी को चेक करते हैं, प्लस हम लोग इसमें पिट्यूटरी फेलियर है उसको चेक करते हैं। तो इसमें हम लोग पेशेंट को इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन देंगे तो पेशेंट को क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया। अब जब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा तो ये क्या है? स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस में जैसे ही स्ट्रेस बॉडी में जाती है, तो क्या रिलीज़ होता है? एसीटीएच और कॉर्टिसोल। अब अगर एचपी एक्सिस इंटैक्ट है, तो ये रिस्पॉन्स होगा और कॉर्टिसोल निकलेगा और उसको मेंटेन कर लेगा। बट अगर ये एक्सिस इंटैक्ट नहीं है तो कॉर्टिसोल नहीं निकलेगा। अब ये टेस्ट जो रहता है इसको बहुत ही रिस्की रहता है, नहीं करते हैं क्योंकि इसमें पेशेंट्स को सीज़र आ सकते हैं और इंसुलिन दे रहे हैं तो उसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत होती है। तो जो अगला टेस्ट होता है वो होता है मीट-टैरापॉन टेस्ट। मीट-टैरापॉन टेस्ट में क्या होता है? पिट्यूटरी का एसीटीएच रिज़र्व चेक करते हैं बेसिकली। एसीटीएच रिज़र्व चेक करते हैं। होता क्या है इसमें कि मीट-टैरापॉन जब हम देते हैं तो ये 11-डीऑक्सी कॉर्टिसोल जो रहता है, ये कन्वर्ट होता है कॉर्टिसोल में और ये इसको कन्वर्जन के लिए चाहिए होता है एक एंजाइम, तो उस एंजाइम को ये ब्लॉक कर देता है। तो अब जब मीट-टैरापॉन इसको ब्लॉक कर देगा तो होगा क्या, डी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाएगा और कॉर्टिसोल कम हो जाएगा। जब कॉर्टिसोल कम हो जाएगा तो इसकी वजह से अगर पिट्यूटरी में एसीटीएच होगा, तो पिट्यूटरी जो रहेगा और एसीटीएच रिलीज़ करेगा और इसको बैलेंस कर लेगा। बट अगर अगर एसीटीएच नहीं बढ़ा इसके बाद, मीट-टैरापॉन के बाद अगर एसीटीएच नहीं बढ़ा, तो इसका मतलब क्या है
कि पिट्यूटरी में एसीटीएच का रिजर्व नहीं है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि पिट्यूटरी में कोई फेलियर है कि नहीं, या कह सकते हैं सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, इससे पता चलता है। फिर अगला जो टेस्ट है वो है एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। इसको कोसिंट्रोपिन टेस्ट भी बोलते हैं। एसीटीएच का जो ट्रेड नेम है वो है कोसिंट्रोपिन टेस्ट, क्योंकि ये इसका सिंथेटिक वर्जन है। इसमें क्या होता है, कोसिंट्रोपिन का जब इंजेक्शन लगाते हैं तो फिर हम कोर्टिसोल का लेवल इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद मेजर करते हैं। अगर वो इंडिविजुअल हेल्दी होगा तो एसीटीएच के इंजेक्शन की वजह से क्या होगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा, कोर्टिसोल का लेवल बढ़ेगा। बट अगर एड्रिनल ग्लैंड डैमेज है तो इसमें क्या होगा, कोर्टिसोल नहीं बनेगा। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट से, इसमें प्राइमरी, अगर हमें प्राइमरी कॉज ऑफ एड्रिनल फेलियर जानना है प्राइमरी, तो उसके लिए एसीटीएच स्टिमुलेशन टेस्ट। फिर अब बात करें लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक की, तो कौन कौन से डिजीज हैं जिसमें नेगेटिव फीडबैक लॉस हो रहा था। तो सबसे पहले हमने जो बात किया वो था पिट्यूटरी में अगर प्रॉब्लम हो जाए, जिसको कुशिंग्स डिजीज भी बोलते हैं, तो पहला ये रहा। दूसरा एक्टोपिक अगर प्रोडक्शन हो रहा है, और तीसरा रहता है कंजेनाइटल हाइपरप्लेजिया। तो नेगेटिव फीडबैक लॉस किसमें हो रहा है, हम याद कर सकते हैं पी से। तो पी, पी फॉर पिट्यूटरी फेलियर हो जाए जिसमें, फिर ई फॉर एक्टोपिक, और ए फॉर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। तो एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, पिट्यूटरी, कुशिंग्स डिजीज या एक्टोपिक, ये तीन बीमारियों में जो होता है लॉस ऑफ नेगेटिव फीडबैक होता है। फिर रिस्टोरेशन ऑफ फीडबैक किसमें किसमें होता है, जब हम कोई भी ट्यूमर एसीटीएच सिक्रीट कर रहा है उसको अगर निकाल देते हैं तो जो फीडबैक होता है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है। दूसरा एड्रिनल रिमूवल के बाद भी, एड्रिनलेक्टमी के बाद भी रिस्टोरेशन होता है फीडबैक का। फिर तीसरा जो रहता है, अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड पे है तो स्टेरॉइड जब हम स्लो करते हैं, तो जब टेपर करते हैं तो ये एक्सिस रिकवर करती है। फिर अब बात करें एचपीए एक्सिस और एड्रिनल इमेजिंग कोरिलेशन की बात करें, तो जो बाइलेटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है एसीटीएच जो रहता है, एसीटीएच वो दोनों एड्रिनल पे काम कर रहा है जिसकी वजह से सेल्स बढ़ रही हैं, बायलैटरल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अब ये एसीटीएच किसकी वजह से हो सकता है, पिट्यूटरी की वजह से भी हो सकता है, एक्टोपिक की वजह से भी होता है। और इसके लिए हमने टेस्ट पढ़ा था, जो टेस्ट पढ़ा था वो क्या था, सीआरएच टेस्ट, सीआरएच टेस्ट कर सकते हैं। फिर जो अगला है, हम यूनिलेटरल एड्रिनल मास है, अगर यूनिलेटरल एड्रिनल मास है, अब एड्रिनल में ही प्रॉब्लम है, तो एड्रिनल में जब एडिनोमा या कार्सिनोमा होते हैं वो एसीटीएच इंडिपेंडेंट रहता है। फिर उसके बाद अगर एड्रिनल एट्रोफी हो रही है, तो एड्रिनल एट्रोफी अगर मिल रहा है तो ये बेसिकली कब होता है, अगर बाहर से स्टेरॉइड देते हैं, एक्सोजीनस स्टेरॉइड, तो होता क्या है कि एचपी एक्सिस सप्रेस हो जाता है और जो एड्रिनल ग्लैंड है उसकी एट्रोफी हो जाती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जब भी हमें पेरी ऑपरेटिव मैनेज करना रहता है एड्रिनल ट्यूमर का, तो हमें एचपीएस जो एक्सिस है उसका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसकी वजह से जो पोस्ट एड्रिनलेक्टमी, एड्रिनल रिमूवल के बाद जो एड्रिनल इनसफिशिएंसी होती है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उसका रिस्क काफ़ी होता है। इस वजह से जो पेरी ऑपरेटिव पीरियड में हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देना पड़ता है कई बार। तो और दूसरा ये होता है कि जब फंक्शनल और नॉन फंक्शनल एड्रिनल मास है, उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसमें भी एचपीए एक्सिस यूज़ होता है। तो एचपीए एक्सिस का पहला क्या यूज़ बताया मैंने? पहला यूज़ हो गया पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट करने के लिए, अब पेरी ऑपरेटिव में क्यों कैसे मैनेज करते हैं, उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की रिप्लेसमेंट करके। और दूसरा कब मैनेज करते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल अगर हमें जानना है तो यूज़ करते हैं। अब रिसेंट इसमें क्या-क्या आया है, तो इसमें आया है डायनामिक टेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। डायनामिक टेस्टिंग में क्या करते हैं, हम लोग लेट नाइट जो रहता है सलाइवरी कॉर्टिसोल चेक करते हैं और डेक्सामेथासोन सप्रेशन चेक करते हैं। फिर उसके बाद इन एसीटीएच और सीआरएच एसेज भी आ गए हैं जिनकी सेंसिटिविटी काफ़ी अच्छी है। और तीसरा एआई बेस्ड जो रहता है एचपी एक्सिस के मॉडल्स आ गए हैं, तो इसको हम यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं।